Good morning, ninth class. Good morning, ninth class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were on our chapter number 1 of history, that is the French Revolution. हमने देख लिया था that there was a big change in the kind of governance that came after the revolution. कैसे पहले constitutional monarchy बना, उसके बाद भी लोग dissatisfied थे and king conspiracy कर रहे थे, somewhere मतलब secret meeting में जा रहे थे to get back his monarchical power. So people then again revolted and finally France was declared a republic. Okay, this is what we have already done till our previous classes. Now we move on to the next phase. यानी हमने यहाँ तक कर लिया है कि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो मोनार्की है वो फाइनली हट गई थी फ्रांस से एंड फ्रांस फाइनली बिकेम अ रिपब्लिक. Okay, it was declared on 21st September 1792 that France is from now a republic. And then came the next ruler. जो हमारे next after the election जो ruler बने थे वो थे हमारे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर. हमने पहले पढ़ा था कि he was somebody who was actually belonging to the most powerful political club that was formed at that time, and this political club, as we know, became very dominant. और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो इनके जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, वो क्या बन गए, वो नेक्स्ट लीडर बन गए. एंड देन वी विल नोटिस कि जब इलेक्शन के बाद ऑब्वियसली ये जीत गए थे तो हेड ऑफ द कंट्री जो है ये बन गए. ओके, अब इनके टाइम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं. इनका जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं रेन ऑफ टेरर. ओके, so this is the time period which is called reign of terror. Why is it called so? That is we will understand now. Because हम यहाँ पे देखेंगे कि रॉबस्पियर जो है वो पहले तो उनका रूल था अराउंड 1793 से 94 तक. ठीक है, 1 year ओनली, 1793 to 94. अब इस टाइम पीरियड में इन्होंने कोशिश की कि मुझे इक्वालिटी लानी है, बट इक्वालिटी लाने के लिए द वे दैट ही चोज वाज एक्चुअली सम अ काइंड ऑफ पॉलिसी दैट वाज वेरी स्ट्रिक्ट. सिवियर कंट्रोल और पनिशमेंट का इनका जो टाइम पीरियड था, रूल था, जिसको हम रेन बोलते हैं, रेन ऑफ टेरर था. एज those whom we saw as being enemies of republic, जिस पे भी इसको लगा कि ये जो है ये रिपब्लिक के एनिमी है, चाहे वो एक्स नोबल्स हो, चाहे वो क्लर्जी हो, चाहे वो मेंबर ऑफ दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हो, इवन खुद के पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स अगर उसके तरीकों से एग्री नहीं कर रहे थे तो वो उनको अरेस्ट करता था, इम्प्रिजन करवाता था, उनके ऊपर ट्रायल चलता था, केस चलता था. कहाँ पे? There was a tribunal, revolutionary tribunal. रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में केस चलता था और अगर ये प्रूफ हो जाए कि वो पर्सन गिल्टी है तो उसको गिलोटिन कर दिया जाता था. नाउ व्हाट इज गिलोटिन? एक्चुअली गिलोटिन इज अ डिवाइस जिसमें 2 पोल्स होते हैं और एक ब्लेड होती है. एंड जो कल्प्रेट या जिसको वो पनिशमेंट देना होता है उसका हेड जो है नीचे वाले प्लैंक के ऊपर रखा जाता है और ऊपर से जो ब्लेड वाला प्लैंक है वो तेज से नीचे की तरफ गिरता है और जिसको पनिशमेंट मिलता है उसका हेड जो है वो अलग हो जाता है, बी हेडेड बोलते हैं उसको. ठीक है, और ये जो मशीन है इसको नाम किसके ऊपर दिया हुआ, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, जिनका नाम था डॉक्टर गिलोटिन. So his way of punishing was again very strict. His way of punishing was also something that was very severe. ये तो हो गया वो कैसे पनिश करता था. जैसे ही वो पावर में आए उन्होंने देखा जो भी रिपब्लिक के अगेंस्ट है उनको इस तरीके से पनिश करना है. उसके बाद उन्होंने स्टार्ट की अपने रिफॉर्म की पॉलिसीज. हिज पॉलिसी ऑफ रिफॉर्म वर समवेयर हम बोलेंगे गाइडेड बाय हिज ओन मे बी प्रीवियस कंडीशंस, बिकॉज ये ऐसा सेक्शन था जो कि हम बोलेंगे कि
बिलोंग टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिनको इक्वालिटी नहीं मिली थी पहले। तो ये हमेशा चाहते थे कि हमें क्या मिले, इक्वालिटी मिले। अब जो रॉब्सपेयर के रिफॉर्म्स थे इक्वालिटी लाने के लिए, वो बहुत ही एक्सट्रीम थे। व्हाट डू वी मीन बाय एक्सट्रीम? उन्होंने मैक्सिमम जो सैलरी है या किसी भी चीज के प्राइस है वो फिक्स कर दिए कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मीट और ब्रेड को राशन कर दिया कि इतना ही रह सकता है और ऐसे ही ये बिकेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीजेंट्स को बोला कि आपको आपके ग्रेन्स जो है वो सिटीज में सेल करने पड़े, मतलब सिटीज में बेच के आपको सिर्फ आप गवर्नमेंट को ही बेच सकते हो, और वो भी एक फिक्स प्राइस पे। यानी हर चीज जो उसकी लिमिट कर दी कि बहुत ज्यादा किसी को कोई भी चीज ना मिले, ना वेज मिले ना चीजें मिले। जो फार्मर्स है वो भी क्या करेंगे, चीजें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को बेचेंगे। तो ये जो मोर एक्सपेंसिव चीजें हैं इनको रोकने की कोशिश की। जैसे क्या किया, यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट, जो वाइट फ्लोर होता है वो फॉरबिडन। मतलब दो टाइप की उधर हम देखेंगे ब्रेड आती थी, बेसिकली व्हाइट ब्रेड एंड होल व्हीट ब्रेड। तो वहां पे जो व्हाइट ब्रेड होती थी वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होती थी। तो उन्होंने दोनों को हटा के क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि अब सबको इक्वालिटी ब्रेड खानी। और इक्वालिटी ब्रेड कौन सी है, जो होल व्हीट से बनी हुई। सो दैट मीन्स वो बोल रहे थे इक्वालिटी लाऊंगा मैं, और इक्वालिटी लाऊंगा फोर्सफुली। फॉर्म ऑफ स्पीचेस में भी इक्वालिटी कैसे लाएंगे, ना कोई सर बोलेगा, जैसे फ्रेंच में बोलते हैं मॉन्जियोर, मैडम, तो वैसे कोई टर्म्स यूज नहीं करने। सारे के सारे जो फ्रांस के लोग हैं वो सिटीजन है, सिटोयन या सिटोयेनी। उसके अलावा चर्चेस को बंद कर दिया, उनकी जगह बिल्डिंग बना दी, बैरिक्स बना दिए, ऑफिसेस, मतलब बैरिक्स चेंज करके और उनको ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया। अब इनकी जो पॉलिसीज थी वो देखो बहुत स्ट्रिक्ट थी। इट इज समवेयर सम पीपल से कि वो इक्वालिटी लाने के लिए ऐसा कर रहे थे कि अमीर गरीब इक्वालिटी आ जाए, ऐसे रिच पुअर ना हो कोई, बट दे वर सो एक्सट्रीम। So people were obviously dissatisfied, and then he was so strict in his the way he used to punish. उसके खुद के पार्टी के लोगों ने भी उसको बोला कि सर प्लीज डू फॉलो मॉडरेशन, थोड़ा मॉडरेट होके धीरे धीरे कोशिश करो, बट ही डिड नॉट लिसन टू एनीवन। अब क्या हुआ कि ऑब्वियसली फाइनली इनको खुद को इनके खिलाफ कोर्ट में केस हुआ। जुलाई 1794 को उनको अरेस्ट किया गया, एंड द नेक्स्ट डे ही हिमसेल्फ वाज गिलोटिन। सो जस्ट अंडरस्टैंड, जो वो पनिशमेंट सबको देते थे वो पनिशमेंट उनको भी मिल गई। Why? Because he was not listening and he was trying to bring the change very very forcefully. ठीक है, so that this is a kind of debatable topic about his rule was were the reforms good or were they bad, and this is, you can say, both ways we can discuss it. अब हम आ जाते हैं ऑन द नेक्स्ट फेज। अब क्या हुआ, अब हमने देखा कि जो रॉब्सपेयर का रूल था वो तो एंड हो गया, रेन ऑफ टेरर एंड हो गया। तो अब किस टाइप का रूल आए फ्रांस में? तो जैसे ही जैकोबियन गवर्नमेंट फॉल हुई तो उस चीज का फायदा किसने उठाया? वेल्दी एंड मिडिल क्लास ने। इन्होंने जल्दी से मतलब एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इन्होंने बोला वोट जो है नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन को नहीं मिलेगा। जो गरीब लोग मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको राइट टू वोट नहीं मिलेगा। और उसके बाद सिस्टम कैसा बनाया उन्होंने बोला इलेक्शन के थ्रू 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे। वोटिंग राइट्स उन्हीं को मिलेंगे जिनके पास प्रॉपर्टी है, मेन के पास ऑब्वियसली। 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगे हमारे, और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये एक डायरेक्टरी अपॉइंट करेगा। इस डायरेक्टरी में 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे, यानी जो लोग लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे। 2 हो गए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और 5 हो गए एग्जीक्यूटिव। उन्होंने बोला 5 एग्जीक्यूटिव की इसीलिए जरूरत है कि अगर हम एक आदमी के हाथ में सारा पावर हो जाता है तो वो कभी भी सही नहीं होता, चाहे वो पहले हो चाहे वो जैकोबियन रूल के टाइम हो जो मैक्सिमिलियन ने किया।
सो पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, इसीलिए हम 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बना रहे हैं जो 2 डायरेक्टरी अपॉइंट करेंगे जो एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये जो डायरेक्टरी और ये जो काउंसिल है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये लोग आपस में ही मतलब हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे, डिबेट में रहते थे। तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है डायरेक्टरी की, इसके कारण क्या हुआ, इनकी कमजोरी का या इनकी जो वीकनेस है, इनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो आपस में ये लोग लड़ते रहते हैं या आपस में हमेशा क्लैश और डिबेट करते रहते हैं, डिस्प्यूट है, डिसएग्रीमेंट, इस चीज का फायदा उठाया एक मिलिट्री डिक्टेटर ने जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एंड ही वाज द पर्सन जिसके बारे में हम देखेंगे कि उन्होंने बेसिकली ही ब्रॉट लॉट ऑफ चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इन डिटेल अबाउट हिम वी विल स्टडी इन क्लास 10। ठीक है, अब हम बेसिकली इस चैप्टर को जो अब ये जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं इनको हम नेपोलियन बोनापार्ट पे एंड करते हैं। हमने देखा है अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आई, बट जो भी हो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इनकी रेवोल्यूशन का। सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, इस रेवोल्यूशन से ऑल ऑफ इंडिया जो है वहां पे, ऑल ऑफ वर्ल्ड जो है इवन इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ पे भी लोग इनके आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे। और जहां पे भी ऐसा कहीं रेवोल्यूशन होता था तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को एज एन एग्जाम्पल हमेशा आगे रखते। तो ये तो हो गई हमारी कि किस हिसाब से जो हमारा रेवोल्यूशन है, जो फाइनली कौन सी टाइप की गवर्नमेंट आ गई, और हमने नेपोलियन बोनापार्टे जो 1799 में बेसिकली रूल करना स्टार्ट किया था इन्होंने फ्रांस में, और 1804 में इन्होंने बोल दिया था मैं फ्रांस का एम्परर हूँ। ये तो हो गया अबाउट द, यू कैन से जितना हमारा पॉलिटिकल चेंज रेवोल्यूशन वगैरह आया था। अब हम पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनको समवेयर हम बोल सकते हैं थोड़ा निग्लेक्ट किया गया था या उनका थोड़ा स्पेशल केस है, वो पढ़ लेते। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन ऑफ वुमेन। हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है एंड ऑल्सो व्हाइल डिस्कसिंग द चैप्टर हमने बहुत बार देखा है कि विमेन को कहीं कभी भी पॉलिटिकल राइट तो मिले ही नहीं। तो हम देख लेते हैं कि विमेन की कंडीशन में क्या चेंज आया आफ्टर एंड बिफोर द रेवोल्यूशन। सो स्टार्टिंग से ही विमेन हमेशा पार्टिसिपेट करती थी किसमें, जितने भी रेवोल्यूशनरी इवेंट्स होते थे उनमें। तो उनको हमेशा ये लगता था कि हमें कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, हमें कहीं ना कहीं कुछ तो जो राइट्स हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे। बट प्रॉब्लम ये थी कि व्हाट हैपेंड वाज दे नेवर गॉट एनी पॉलिटिकल राइट। Okay, because they did not get any political right, what happened was कि they were always fighting to get rights। तो पहले हम अब इसमें देख लेते हैं दो चीजें। हम पहले तो ये देखेंगे कि क्या उनकी कंडीशन थी बिफोर द रेवोल्यूशन एंड देन आफ्टर रेवोल्यूशन क्या हुआ। नाउ इनिशियली हम देखेंगे कि ये जो थर्ड स्टेट की विमेन थी वो जनरली काम करती थी फॉर लिविंग, जैसे कि फ्लावर्स बेचना, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बेचना, बेसिकली लॉन्ड्री से रिलेटेड काम करना या डोमेस्टिक सर्वेंट्स जैसे काम। ठीक है, इन द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरस। ज्यादातर जो विमेन है उनको एजुकेशन की मतलब एजुकेशन अलाउड नहीं था, ना ही जॉब ट्रेनिंग अलाउड थी। ओनली जो डॉटर्स ऑफ नोबल एंड द वेल्दियर मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, वो ही क्या कर सकते थे, कॉन्वेंट में पढ़ सकते। आफ्टर विच जो उनकी फैमिलीज हैं वो उनके लिए मैरिज क्या कर देती थी, अरेंज कर देती। वर्किंग विमेन जो है, जो हमने थर्ड स्टेट की बात की है, वो अपनी फैमिलीज का ध्यान भी रखती थी, कुक भी करती थी, वाटर लाती थी, ब्रेड के लिए लाइंस में खड़ी होती थी, ब्रेड लाती थी, चिल्ड्रन का ध्यान रखती थी और काम भी करती थी। और उनकी जो वेजेस है वो क्या होती थी, मेन से कम होती। ठीक है,
अब क्या हुआ, जब इन्होंने रेवोल्यूशन में इतना पार्ट लिया बट इनकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं आया, ठीक है। इम्प्रूवमेंट और जो इन्होंने पॉलिटिकल पोजीशन सोची थी वो तो उनको कुछ मिली ही नहीं। पॉलिटिकल पोजीशन तो दूर की बात है, उनको तो पैसिव सिटीजन बना दिया, राइट टू वोट भी नहीं मिला। तो अपनी वॉइस को डिस्कस करने के लिए, अपनी वॉइस, अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए विमेन जो है उन्होंने भी पॉलिटिकल क्लब शुरू किए थे। हमने पढ़ा था ये व्हेन जैकोबियन क्लब शुरू हुए थे तो विमेन क्लब्स भी शुरू हुए थे और न्यूज़पेपर्स में वो लोग लिखती थी। अराउंड 60 विमेन्स क्लब डेवलप हो गई थी फ्रेंच सिटीज में। जो सबसे इंपॉर्टेंट थी इसमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। ओके, यू नीड टू रिमेम्बर दिस नेम। जो सबसे इंपॉर्टेंट सोसाइटी थी हमारी वो थी सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। और इसी ये जो हमारी जितनी भी सोसाइटीज थी ना, बेसिकली ये यही बोल रहे थे कि हमें भी पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए, ठीक है। और जब उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले 1791 में और वो पैसिव सिटीजन बन गई, राइट टू वोट नहीं मिले, तो ऑब्वियसली वो लोग डिससैटिस्फाइड थी और वो डिमांड करने लग गई राइट टू वोट का एंड ऑल्सो टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। यानी उनको भी पावर भी मिलना चाहिए, असेंबली का पार्ट भी होना चाहिए और पॉलिटिकल पोजीशन भी मिलनी चाहिए। ओके, उसके बाद ही क्या है जो ये बोल रहे हैं कि तभी तो जो नई गवर्नमेंट बनी है ऑब्वियसली वो उनकी तरफ से भी हम बोलेंगे कि कुछ पॉजिटिव चीजें लाई है। ओके, तो ये चल रहा था इन द मूवमेंट ऑफ विमेन्स ग्रुप, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये तो बिफोर द रेवोल्यूशन सारी चीजें हो रही थी, उनको पॉलिटिकल राइट्स तो नहीं मिले थे और पैसिव सिटीजन्स बन गई थी, ना कोई पॉलिटिकल ऑफिस मिला था, ना राइट टू वोट, ना मिनिस्ट्री, ना पोजीशन, बट कुछ इंप्रूवमेंट आई थी उनकी लाइफ में, ठीक है। सबसे पहली थी कि स्टेट स्कूल्स खुल गए थे जिसके लिए सारे जो गर्ल्स हैं उनके लिए कंपलसरी क्या कर दिया था, उनके लिए कंपलसरी कर दिया था एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली चीज। उसके बाद देयर फादर्स जो हैं अब दे कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, यानी उनकी मर्जी के बिना उनकी शादी नहीं की जा सकती, ठीक है। मैरिज को साथ में क्या कर दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दिया अंडर सिविल लॉ, यानी कि एक तरीके की शादी होगी तो एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके अलावा डिवोर्स को लीगल बना दिया, ठीक है। दोनों साइड के लोग, मतलब मेन भी विमेन भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो भी रीजंस हो उसके अकॉर्डिंग जो डिवोर्स है वो लीगली अप्रूव हो जाएगा या डिसअप्रूव, व्हाट इज इट। और एक और इम्प्रूवमेंट चीज, जो पहले विमेन के पास एजुकेशन राइट्स नहीं थे, सिर्फ भाई रिच या थर्ड स्टेट के इंपॉर्टेंट लोग या फर्स्ट सेकेंड स्टेट के जो वो पढ़ते थे, तो इसमें जो डिवोर्स, ये डिवोर्स के अलावा विमेन जो है उनको अब आप अपनी जॉब की ट्रेनिंग ले सकते हो, आप स्मॉल बिजनेस चला सकते हो, आप आर्टिस्ट बन सकते हो। ओके, तो एजुकेशन हो गया, जॉब्स के लिए ट्रेन हो सकते हो, आर्टिस्ट, बिजनेस आप चला सकते हो। तो यानी कुछ तरीके से तो इनकी पोजीशन इंप्रूव हुई, बट विमेन अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए कंटिन्यूअस स्ट्रगल कर रही थी। रेन ऑफ टेरर में क्या हुआ, एक गवर्नमेंट ने कुछ लॉज इशू कर दिए जिसमें उन्होंने बोला जितने भी विमेन क्लब है उनको हम क्या करेंगे, उनको हम बैन कर देंगे, विमेन क्लब विल बी बैन, ठीक है। और कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में विमेन जो है वो क्या करेंगी, वो पार्ट नहीं ले सकती। ओके, एंड देन मेनी प्रोमिनेंट विमेन जो है उनको अरेस्ट किया गया एंड इवन नंबर ऑफ देम वर एग्जीक्यूटेड, मार भी दिया गया, and about which one story is given in your book on page number 19 in a box, जिसमें we are talking about one of the revolutionary women जिनका नाम है ओलंपी डी गॉर्जेस। ये बेसिकली बहुत रेवोल्यूशनरी विमेन थी। इन्होंने जैसे डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन एंड सिटीजन आया था ना, वैसे इन्होंने डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन एंड सिटीजन निकाला और किंग को एड्रेस किया कि भाई हमें भी नेशनल असेंबली के मेंबर्स होने चाहिए और हमें भी राइट्स मिलना चाहिए।
बट ऑब्वियसली 1793 में जब ओलंपी डी गॉर्जेस ने जैकोबियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि भाई विमेन क्लब बंद कर रहे हो आप, पॉलिटिकल ग्रुप्स इनके बंद कर रहे हो, राइट्स नहीं है इनको, कुछ इंपॉर्टेंस इक्वालिटी नहीं दे रहे हो पॉलिटिकल फील्ड में, तो ऑब्वियसली हमें पता है रॉब्सपेयर कैसा रूलर था। नेशनल कन्वेंशन ने जो उनको चार्ज किया विद ट्रेजन, यानी कि आप अपनी कंट्री के खिलाफ ही कुछ कुछ काम कर रहे हो, इसीलिए उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, गिलोटिन कर दिया गया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया अबाउट कि विमेन की कंडीशन क्या थी। बट वॉट एवर इट बी, विमेन जो है अपनी वोटिंग राइट्स के लिए कंटिन्यूअस फाइट करती रही, एंड बेसिकली नेक्स्ट 200 इयर्स तक फिर उन्होंने उनकी जो फाइट फॉर वोट है इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट्स के साथ समवेयर लेट 19 और अर्लियर 20th सेंचुरी तक कंटिन्यू हुई। इनके भी एग्जाम्पल जो है फ्रेंच विमेन के, वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग जो बाकी विमेन है बाकी कंट्रीज में, वो एज अ इंस्पिरेशन समझ रही। फाइनली विमेन को राइट कब मिला? in 1946. Remember this date. It is really important for you all to remember this date, that finally 1946 में women of France got the right to vote. Okay, this date. So 1946 में French women got the right to vote. ये तो हो गई हमारी story of women. Okay, अब हम आते हैं on one more section. ये है हमारी slaves. नाउ स्लेव्स का मेंशन थोड़ी बार हुआ है पर डिटेल में हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको पढ़ लेते हैं। सबसे रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म जो जैकोबियन रिजीम का था, यू रिमेम्बर दे बिलोंग टू द पुअर ग्रुप, वो रेड कैप वगैरह भी पहनते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली स्लेवरी को अबॉलिश किया था। किसने? जैकोबियन रिजीम, रॉब्सपेयर वाले। एक्चुअली में क्या था, स्लेवरी का सिस्टम क्या, ये भी समझ लेते हैं। कैरेबियन एरियाज, बेसिकली नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक कुछ कंट्रीज, कुछ प्लेसेस हैं, वो हैं जो कॉलोनीज थी कैरेबियन में। बेसिकली यू कैन चेक आउट द नेम्स, सैन डोमिंगो, मार्टिन क्यू एंड ग्वाडेलूपी। ये जो है ये इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थी किस चीज की? टबैको, इंडिको, शुगर एंड कॉफी। क्योंकि इस टाइम पे ट्रेड इंपॉर्टेंट हो गया था, हमने पढ़ा था ना, मिडिल क्लास इंपॉर्टेंट हुए हैं, रिच हो गए हैं। तो ये जो एरियाज हैं ये सप्लाई करती थी टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी, बट इनके लिए प्लांटेशन की जरूरत है। तो जो यूरोपियंस थे उन्होंने बोल दिया हम नहीं जाएंगे नए एरिया में, अमेरिकाज में हम नहीं जाएंगे भाई, वहां पे क्लाइमेट अलग है, कंडीशंस अलग है, वी विल नॉट गो टू न्यूअर एरियाज। तो अब वहां पे लेबर कंडीशंस, लेबर की शॉर्टेज हो गई। तब यूरोप ने क्या किया, एक स्लेव ट्रेड शुरू किया। नाउ व्हाट वाज स्लेव ट्रेड? ये एक तरीके का ट्रायंगुलर ट्रेड शुरू हुआ बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। 17th सेंचुरी में ये शुरू हुआ था। इसमें क्या है, फ्रेंच के जो मर्चेंट्स हैं, ठीक है, वो लोग सेल करते थे फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डियू या नेंटेस, और ये कहाँ जाते थे? अफ्रीका की अफ्रीका के जो कोस्ट है वहां पे जाते, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस टेबल। यूरोप में फ्रांस की साइड से ये लोग जाते थे अफ्रीका, अफ्रीका की कोस्ट से ये लोग क्या करते थे, जो स्लेव्स है उनको खरीदते थे। किनसे? वहां के जो लोकल चीफटेंस, लोकल जो लोग होते थे, लोकल हेड, विलेज हेड वगैरह, चीफ या चीफटेंस, उनसे खरीदते थे स्लेव्स को, और कभी कभी तो फोर्सफुली भी ले जाते थे। उनको खरीद के ब्रांड करते थे उनके ऊपर, किस कौन से ट्रेडर ने उसको बेसिकली यहाँ पे मतलब किस ट्रेडर ने उनको खरीदा है। शैकल्ड, उनको बांध के जो चेन्स वगैरह में, शिप्स में टाइटली पैक करके 3 मंथ लंबी जर्नी पे कहाँ ले जाते थे? अमेरिका, ठीक है। अमेरिका लेके जाते थे यहाँ पे, और बेसिकली लेके क्यों गए हैं? ताकि जो ट्रेड है वो यूरोप का कंटिन्यू हो जाए, ठीक है।
टाइटली शिप्स में 3 मंथ्स की लंबी वॉयज होती थी, अटलांटिक से लेके कैरिबियन तक उनको एकदम पैक करके ले जाते थे। उनकी हालत रास्ते में ही खराब हो जाती थी, बहुत जो है रास्ते में या तो बहुत बीमार हो जाते थे, कुछ जो है दे इवन डाई। फिर वो यहाँ आके क्या करते थे, जो प्लांटेशन ओनर्स थे उनको बेचते थे, किनको, स्लेव्स को। और स्लेव्स को एक बार खरीद लिया तो ऑब्वियसली एक चीज आप उनसे बहुत यूज लेते थे। और बेसिकली क्या क्या प्लांटेशन, शुगर, कॉफी, इंडिगो ग्रो करवाते थे। उसके बाद पोर्ट्स लाइक बॉर्डियो और नेंटेस हैं, इसीलिए वो इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हुए क्योंकि वहां से स्लेव ट्रेड हुई। आई विल एक्सप्लेन अगेन। हमारे इस एरिया की डिस्कवरी हुई, यहाँ पे प्लांटेशन होती थी बहुत चीजों की जिसकी डिमांड थी यूरोप में, बट यूरोप के लोगों ने बोला हम यहाँ जाके काम नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्लेव यहाँ पे पहुंचे अफ्रीका में। अफ्रीका की चीफ्टन ऑफ अफ्रीका में कंपैरेटिवली थोड़ी गरीबी और ऐसे थी, तो उन्होंने बोला अफ्रीका के लोगों को कि हम खरीद लेंगे लोगों को, चीफ्टन्स को, और जबरदस्ती खरीद के शिप में पैक करके उनको बेचते थे। यहाँ प्लांटेशन वाले ओनर्स को बेच देते थे, प्लांटेशन ओनर्स उनसे काम करवाते थे, बहुत बैड कंडीशन होती थी, और उसके बाद यहाँ से सामान बेच देते थे यूरोप में। तो ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड थी, और इसी के कारण इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं बॉर्डियो और नेंटेस, वो इंपॉर्टेंट और इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हुए थे। अब क्या हुआ, हमने ये तो पढ़ लिया जैकोबियन क्लब में वो स्लेवरी हटा दी थी, बट हुआ क्या था, देखो इनिशियली 18th सेंचुरी में स्लेवरी पे थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म हो रही थी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 आया, नेशनल असेंबली जब आई, तो उन्होंने डिबेट तो की कि हमें स्लेवरी हटाएं या नहीं हटाएं, बट उन्होंने इसलिए नहीं हटाई क्योंकि देखो अमीर लोग जो थे, रिच बिजनेसमैन ही हमें पता है इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे थे, तो अगर वो स्लेव ट्रेड हटा देंगे तो ऑब्वियसली नुकसान उन्हीं को है, तो वो अपना नुकसान क्यों करेंगे। तो कन्वेंशन ने 1794 में स्लेव्स को फ्री कर दिया। कन्वेंशन कौन सा था, जो जैकोबियन का रूल था, मैक्सिमिलियन का रूल था। बट नेपोलियन ने क्या किया, ये सिर्फ मतलब अराउंड 10 इयर्स बाद नेपोलियन ने रीइंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी, ठीक है। और फाइनली हम देखेंगे कि प्लांटेशन ओनर्स जो हैं उनको बाद में धीरे धीरे पता चला कि समवेयर जो ये है इसके अगेन प्रोटेस्ट होगा। प्लांटेशन ओनर्स को ये समझ आ गया था कि they are understood that their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit to their economic interest. Negroes एक वैसे हम यूज नहीं करते हैं अभी टर्म, पर इंडिजिनस पीपल ऑफ अफ्रीका के लिए यूज होता है, सहारा वाले डेरोगेटरी टर्म, सो इट इज नॉट टू बी यूज। पर उस टाइम वही है, जो रिच प्लांटेशन ओनर्स थे वो सोच रहे थे कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फ्री हो गए तो हमारी जो इनकम है वो तो हट ही जाएगी। तो बहुत सारे आगे जाके रिवोल्ट और ये डिबेट के बाद फाइनली स्लेवरी कब अबॉलिश हुई, फ्रेंच कॉलोनी से 1848, ठीक है। नाउ वी कम ऑन टू द लास्ट टॉपिक। जो अपना लास्ट टॉपिक है वो है रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ में बेसिकली हम देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ठीक है इक्वालिटी आई, लिबर्टी आई, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुए, बहुत सारे टाइप के चेंजेस हुए इन लाइफ ऑफ मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन, बट उनके एवरीडे लाइफ में क्या चेंज हुआ, सबसे बड़ा चेंज जो उनकी एवरीडे लाइफ में हुआ वो यही था कि हम ये नोटिस करेंगे कि जो सेंसरशिप है वो अबॉलिश हो गई, ठीक है। जब बेस्टाइल वाला इवेंट हुआ था उसके बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, क्या मतलब है इसका कि पहले क्या होता था, कुछ भी आप प्रिंट करो, कुछ भी हो, तो राजा के अगेंस्ट आप कुछ टाइप नहीं कर सकते हो, क्योंकि राजा के थ्रू ही वो चीज जाती है, तो सेंसरशिप थी। तो ओल्ड रेजीम में रिटन मटेरियल, कल्चरल एक्टिविटीज पे, चाहे बुक्स हो, न्यूज़पेपर, प्लेज हो, सब पे बहुत कंट्रोल था, ठीक है। तो अब जो डिक्लेरेशन ऑफ मैन और सिटीजन है उससे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट आ गई थी। न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक्स में लोग अपने हिसाब से अपने व्यू पॉइंट आराम से प्रिंट कर सकते थे। फ्लडेड हो गई थी, पूरी भर गई थी, अब बुक्स, न्यूज़पेपर्स हर जगह सर्कुलेट होते थे, ठीक है। लोग डिस्कस करते थे चीजों को, चेंजेस जो हो रहे हैं फ्रांस में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी हो गया था,
इवेंट्स एक्सप्रेस किए जाते थे। इवन प्ले, सॉन्ग्स और फेस्टिव प्रोसेशन जो है वो भी पहले सब अपने हिसाब से नहीं कर सकते थे, पर अब सब चीजें ओपन हो गई थी। कल्चरल प्ले, सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशन, जो प्रोसेशंस है, रैलीज वगैरह सब अपने हिसाब से कर रहे थे। आइडियाज जैसे लिबर्टी, जस्टिस, इनको लोग पॉलिटिकल फिलोसोफर्स लिख रहे थे, लोग पढ़ रहे थे। जो नहीं पढ़ सकते थे वो क्या कर रहे थे, वो भी इसको समवेयर क्या कर रहे थे, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे ओरली। ठीक है, नाउ दिस इज अबाउट कि एवरीडे लाइफ में सेंसरशिप और फ्रीडम बहुत आ गई। टू एंड विथ हमने पढ़ा 1789 में नेपोलियन पावर में आया था। 1804 में इसने बोल दिया आई एम द एम्परर ऑफ फ्रांस। ठीक है, और वो उसने बोला कि मैं बाकी जो एरियाज हैं वहां पे भी डेमोक्रेसी लाऊंगा। उन्होंने बहुत सारी मॉडर्नाइजिंग चीजें की, जैसे कि इक्वालिटी इन वेट्स एंड मेजर्स, ये सब लेके आए। उसके बाद उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक्स बढ़ाई, फ्यूडल ड्यूज हटाए, एक्स्ट्रा क्लर्जी वाले जो उनके पास राइट्स थे वो हटाए, इक्वालिटी बिफोर लॉ लेके आए। और बाकी जो कंट्रीज हैं यूरोप की, वो सब ये सोच रही थी कि हमारी कंट्री में भी ऐसा है। तो ही सेड यस, आई विल हेल्प यू, कॉल मी, विल गेट आवर आर्मी एंड वी विल हेल्प यू इन गेटिंग दैट। पर बाद में उन्होंने वहां पे कंट्रोल कर लिया, दैट इज समथिंग एल्स। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली जब ये इंपॉर्टेंट हुए, तो जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज है, ताकि ये और एक्सपैंड ना हो, जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने मिलके 1815 में एक वॉर किया नेपोलियन के अगेंस्ट वाटरलू में, जिसमें नेपोलियन हार गया। और बाद में मोनार्की वापस आएगी फ्रांस में, जिसके बारे में हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। Whatever it be, जितने भी फ्रांस में रेवोल्यूशन, जितने भी इवेंट हुए, उनको हम एज अ इंस्पिरेशन मानते हैं फॉर ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। इंडिया में भी चाहे टीपू सुल्तान हो, चाहे राजा राम मोहन रॉय हो, रेवोल्यूशनरी आइडियाज इन्होंने फ्रांस के फॉलो किए थे। और वर्ल्ड में जो भी एरिया कॉलोनी थी या जिसमें भी प्रॉब्लम थी पॉलिटिकल मोनार्की, उन्होंने फ्रांस को एज अपना इंस्पिरेशन लिया था। Okay, with this we complete the chapter. We'll quickly look at the map of this chapter. You just have to identify important areas. देखो, हमने देखा है about the अभी जो ports पढ़े थे, you can see clearly ये है Nantes, Bordeaux, then we have Paris, the important city, Versailles and Marseille, जिसके हमारा national anthem हुआ था। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी, ये जो मैप वर्क है आई विल रिपीट एंड आई एम टेलिंग यू, इसमें सिर्फ मैप पे आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पॉलिटिकल मैप में चेक कर लो, स्लेव ट्रेड का इंपॉर्टेंट है बॉर्डियू और नेंटेस। मार्सेलस है हमारा नेशनल एंथम वाला एरिया, जो फ्रांस की है, जहां से वो रेवोल्यूशनरीज वॉलंटियर गए थे। देन वी हैव पेरिस, वन इंपॉर्टेंट एरिया, और पैलेस ऑफ वर्सेल्स वाला वर्सेल्स। ये 5 चीजें ही हैं जो हमें फ्रांस के मैप में याद करनी है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर एंड वी हैव अ इजी मैप वर्क, ओनली 5 थिंग्स। आपको मैप दिया होगा, पॉइंट दिया होगा, यू जस्ट हैव टू नेम इट विद द हिंट दैट इज गिवन। जैसे मैं बोल दूं कि ट्रेड के हिसाब से कौन सा इंपॉर्टेंट था, स्लेव ट्रेड, तो आपको पता होना चाहिए। मैं बोल दूं कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो पता होना चाहिए। ओके, सो आई थिंक चैप्टर अपना क्लियर है सबको। वर्सेल्स का बोल दे पैलेस कहाँ था, और मर्सेल्स का नेशनल एंथम। तो ये 5 चीजें आपको आनी चाहिए, स्लेव ट्रेड, नेंटस एंड बॉर्डियू। पेरिस है इंपॉर्टेंट सिटी, या हम कैपिटल बोल सकते हैं। वर्सेल्स जहाँ पे अपना इनका पैलेस था, और मार्सेलस जो अपना नेशनल एंथम जहाँ से बना था, जहाँ से उन्होंने रेवोल्यूशन के लिए स्टार्ट किया था मूव करना सेकेंड टाइम, जब मोनार्की एंड करनी थी। So with this we complete the chapter. Just give the portion a reading जितना हमने किया है. If you have any doubt relating to any topic that we have covered, come back with your problems and we'll solve the problem. So class, I think like the story we have already understood the complete chapter. So try to now read it again, make your own notes, and if you have any problem, as I said, come back with your problems so that I can solve your problems in a better way.
एंड आई रिपीट इट, इस चैप्टर में मैप वर्क सिर्फ अपना ये आइडेंटिफिकेशन वाला है, ये 5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ obviously we'll have a class regarding your doubt solving, जो भी problems होगी उसे हम solve कर लेंगे और chapter भी वापस से revise कर लेंगे। ओके, so just give the portion a reading जितना भी हमने cover किया है, try to prepare your own notes, and if you have problem come back with your problems and we'll sort it out. So this is it for today. Now meet you all in the next class.